नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, इस वक्त बीजेपी का जो असली चेहरा है वो संसद के अंदर और संसद के बाहर दोनों जगह उजागर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि संसद के अंदर बीजेपी बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करती है और बाहर जब उस अपमान का विरोध होता है तो उसको भी रोकने की कोशिश करती है बीजेपी। और ये दोनों चेहरा साफ साफ झलक रहा है कि बीजेपी चाहती क्या है। लेकिन दूसरी तरफ आज का जो घटनाक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर नजर डालें तो दिखाई देता है कि जो कुछ हुआ कल परसों, दरअसल अमित शाह ने एक बयान दिया, वो भी संविधान के ऊपर, संविधान के अंगीकार करने के 75 साल पूरे होने पर। जब दोनों सदनों में इसकी चर्चा हो रही थी तो उच्च सदन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं आए और उनकी जगह पे अमित शाह बोलने आए तो अमित शाह ने सीधे सीधे बाबा साहब आंबेडकर को एक तरह से कहा जाए कि उन्होंने उनका अपमान किया। अपमान कैसे किया? ऐसे किया कि उन्होंने विपक्ष के ऊपर, खासकर कांग्रेस के ऊपर प्रहार करते हुए कहा कि आप बार बार अंबेडकर 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 करते रहते हैं, इतना अगर आपने भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्म के जो स्वर्ग हैं वो आपको नसीब हो जाते। इतना कहना था कि विपक्ष हमलावर हो गया। विपक्ष कल भी हमलावर था और आज भी था। और इन सब के बीच एक बड़ी बात यह हुई कि जब विपक्ष बाबा साहब अंबेडकर के पोस्टर के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहा था कल, तो बीजेपी और बीजेपी के आईटी सेल के लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर की जगह जॉर्ज सोरस की तस्वीर लगाकर आई लव जॉर्ज सोरस के पोस्टर जारी कर दिए और यहां से और बीजेपी दलदल में फंसती हुई धंसती हुई दिखाई दी। लेकिन आज क्या हुआ? आज यह हुआ कि आज फिर से प्रोटेस्ट की बात थी और अंबेडकर साहब की जो प्रतिमा लगी हुई है सदन के परिसर में, यानी संसद परिसर में, उस प्रतिमा से विपक्ष मकर द्वार तक आ रहा था और बहुत ही शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट। लेकिन मकर द्वार के पास पहले से बीजेपी के सांसद डंडे और कुछ ऐसे अलग तरह किस्म के जो बैनर पोस्टर थे उसको डंडे में लगाकर, लाठियों में लगाकर सांसदों ने, लाठियों डंडों में लगाकर सांसदों ने वहां पर वो खड़े थे और इन दोनों के बीच आमना सामना होता है। आमना सामना के बाद हाथापाई की नौबत आ जाती है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे को चोट लगती है और दूसरी तरफ बीजेपी के भी 2 सांसदों को चोट लगती है। और इस घटनाक्रम के बाद सीधा सीधा बीजेपी हमलावर होती है और कहती है कि राहुल गांधी संसद के अंदर गुंडागर्दी कर रहे हैं। साफ झलकता है, साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी को फ्रेम से बाहर करना है, यानी संसद से बाहर करना है और राहुल गांधी के ऊपर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि यहां बात संसद की है, बात संविधान की है, बात अंबेडकर साहब की है, लेकिन बात राहुल गांधी तक आ गई, गुंडागर्दी तक आ गई, ये सारी बातें। लेकिन इन सब के बाद अभी तक विपक्ष जो है वो अड़ा हुआ है कि अमित शाह इस्तीफा दें, अमित शाह की बर्खास्तगी हो। लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष जो है वो बिल्कुल टस से मस नहीं हो रहा है और सीधा प्रहार कर रहा है, अलग अलग ढंग से कोशिश कर रहा है कि इन मसलों को कैसे उजागर किया जाए, कैसे बाहर किया जाए। एक खबर और भी आई, सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कंडक्ट करती हैं सुप्रिया श्रीनेत। सुप्रिया श्रीनेत एक बड़ा आरोप लेकर आती हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कहती हैं कि कल जब यह खबर आई और इस प्रोटेस्ट के बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए और अमित शाह के बयान जारी किए गए, उससे गृह मंत्रालय ने यूट्यूब और ट्विटर को कहा है कि उसको हटा लिया जाए। हालांकि ट्विटर ने एक चिट्ठी इन लोगों को भी भेजी, कांग्रेस पार्टी को भी भेजी कि हमारे पास ऐसी ऐसी सूचना आई थी, लेकिन हमने मीडिया की स्वतंत्रता का हवाला देते हुए इस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया है। और ये एक तरफ से ये कहा जाए, माना जाए कि सीधे सीधे सोशल मीडिया के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश, क्योंकि अमित शाह यहां फंसे हुए थे। लेकिन क्या आप सत्ता पक्ष में हैं? सवाल उठता है कि क्या आप सत्ता पक्ष में हैं तो आप अपनी मनमानी करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सवालों के बीच आज के घटनाक्रम के बाद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे सवाल किए गए और उन सवालों के बीच राहुल गांधी अपनी बात रखते हुए, मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखते हुए नजर आए और सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। राहुल गांधी ने कुछ सवालों का जवाब दिए और अपनी बातें रखी। आइए जरा सुन लेते हैं राहुल गांधी कह क्या रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। एक छोटी सी बानगी। मेन इशू शुरुआत हुई पार्लियामेंट से कुछ दिन पहले, अदानी जी का वो यूएस में केस आया और पूरे टाइम बीजेपी ने उस पर डिस्कशन रोकने की कोशिश की।
और बीजेपी की बेसिक स्ट्रैटेजी थी कि ये अदानी का जो मामला है इसकी कोई चर्चा ना हो, इसका कोई डिस्कशन ना हो, ये दब जाए। और शुरुआत में इन्होंने ये फुल टाइम इनका काम था, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं, कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन करते हैं। उसके बाद अमित शाह जी का बयान आता है और हम पहले से कह रहे हैं कि जो बीजेपी आरएसएस की सोच है एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल सोच है, एंटी अंबेडकर जी की सोच है, और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है, जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको ये लोग मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। और डायरेक्टली इनके मंत्री ने, होम मिनिस्टर ने डायरेक्टली सबके सामने जो उनका माइंडसेट है वो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। हमने कहा कि अपॉलॉजी होनी चाहिए और उनको रिजाइन करना चाहिए, नहीं किया। और आज फिर से इन्होंने एक नया डिस्ट्रैक्शन शुरू किया है। हम अंबेडकर जी की स्टैचू से सारे एमपी शांति से पार्लियामेंट हाउस जा रहे थे। पार्लियामेंट हाउस के सीढ़ियों पे बीजेपी के एमपी लकड़ियां लिए हमारे सामने खड़े होते हैं, हमें अंदर नहीं जाने देते हैं। और उसके बाद अब ये थोड़ा सा अपना फिर से डिस्ट्रैक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। रियलिटी ये है, इन्होंने अंबेडकर जी का अपमान किया है, उसकी अपॉलॉजी होनी चाहिए और रिजाइन करना चाहिए होम मिनिस्टर को। और जो मेन मुद्दा है जिसको ये मिटाना चाह रहे हैं, घुमाना चाह रहे हैं, मेन मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र अदानी जी के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स में केस है, उनको वहां इंडाइट किया गया है और अदानी जी को नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान बेच रहे हैं। यह मेन मुद्दा है और इसकी डिस्कशन ये लोग तो सुन रहे थे आप यहां पर साफ साफ कि क्यों आखिर मामले को भटकाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, और अंबेडकर साहब यानी बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र उसको कैसे रोकने की कोशिश हो रही है। ये राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आज प्रियंका गांधी भी नजर आई और कह रही है, प्रियंका गांधी ने बहुत कुछ बताया और पूछा है कि आखिर जय भीम के नारे से इतनी तकलीफ क्यों है आपको। आइए जरा सुन लेते हैं प्रियंका गांधी को। क्या कहेंगी जो कुछ देखने को आया? मैम राहुल जी के खिलाफ कंप्लेंट देने की राहुल जी बी आर अम्बेडकर जी की फोटो लेकर शांतिपूर्वक मैं भी नीचे करूंगा जय भीम के नारे को बोलते हुए संसद में जा रहे थे। संसद में जाने से किसने रोका? आप देख लीजिए, हम इतने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो भी आ रहा है जा रहा है, उसको पूरा रास्ता है। इन्होंने कुछ एकदम शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट हुए, कितने दिनों से चल रहे हैं, रोज 10:30 से 11। आज पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया, सबको रोक दिया, उसके बाद धक्का मुक्की और ये गुंडागर्दी। और अब सिर्फ अमित शाह जी की खाल बचाने के लिए ये अब इन्होंने साजिश शुरू की है कि भैया ने किसी को धक्का मारा, ये वो। मेरी आंखों के सामने आप सबने देखा होगा, खड़गे जी को धक्का मार के जमीन पे गिराया, उसके बाद एक सीपीएम के एमपी को धक्का मारा, उनके ऊपर गिरे, खड़गे जी के ऊपर। मैंने सोचा टांग टूट गई होगी, कुछ हुआ होगा, क्योंकि उनके चेहरे से दिख रहा था कि उनको चोट लगी। फिर हमने कहीं से कुर्सी ढूंढ के हम लाए उनके लिए। अब आप खुद ही देख रहे हैं, यहाँ पे रोज खड़े हैं, हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं 10:30 से 11। आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये सब साजिश है। इनसे हमने पूछा, ये जो हमें रोक रहे थे, हिम्मत है तुम्हारे में, अगर अम्बेडकर जी को चाहते हो जय भीम बोलो। जय भीम का नारा क्यों नहीं निकल सकता इनके मुंह से? ये कह रहे हैं सर पैसेज दिया नारा क्यों? कौन सा पैसेज? आपने खुद देखा, हमारे सामने सारे खड़े थे हम अब राहुल जी और के हमने खिलाफ- कुछ कहा भी नहीं। हम सिर्फ अपना नारा लगाते रहे, सिर्फ अपने संविधान के लिए लड़ते रहे। अगर आप सोचते हैं, अगर इस देश की जनता सोचती है कि ये लोग संविधान की रक्षा करेंगे, अगर आज भी इस देश की जनता किसी भी कंफ्यूजन में है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाए। इनकी असली जो भावना है वो निकल गई अमित शाह जी की बातों में। इनकी असली भावना आज आपको दिख गई यहाँ पे, जहाँ पे ये हिंसक भावना रख रहे हैं। इनके मुंह से जय भीम निकल भी नहीं सकता। मैं इनको चैलेंज करती हूँ बीजेपी के एमपी से, यहाँ खड़े होकर जय भीम बोले।
तो सुन रहे थे आप, यहाँ प्रियंका गांधी साफ साफ चैलेंज कर रही हैं और जय भीम का नारा आपके मुंह से नहीं निकलेगा, लेकिन आखिर इस नारे से परेशानी क्या है। दूसरी तरफ राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के नेता, उन्होंने भी आंखों देखी अपनी बातें रखी हैं और बताई हैं कि क्या क्या हुआ संसद में। उस पूरे घटनाक्रम को बताते हुए प्रमोद तिवारी, आइए जरा उनको भी सुनते हैं कि क्या कहा है उन्होंने। और इस घटनाक्रम की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है, क्योंकि पार्टियां कोई भी रहे, सांसद चुन के आते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, और अगर वही यहां इस ढंग से करेंगे तो फिर आगे देश चलेगा कैसे, देश का कानून आखिर कैसे बनेगा। बहुत सारे सवाल होंगे, इन सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे अपने पैनलिस्ट साथियों से, लेकिन उससे पहले जो कुछ आज हुआ है उस घटनाक्रम को बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए कि आखिर इस देश में चल क्या रहा है, सत्ता पक्ष क्या कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है। सुनिए जरा प्रमोद तिवारी को। देखिए, हमारे एक मिनट हमारे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी और मुकुल वासनिक जी ने सारी बातें कह दी हैं और इसकी कॉपी आपको मिल जाएगी, उसमें जो कंटेंट है मिल जाएगा। लेकिन इसमें एक कॉन्स्पिरेसी है। कॉन्स्पिरेसी के 3 बिंदु मैं आपको बता दूं। पहला, हमारा घोषणा थी कि हम अंबेडकर जी के स्टैचू पे जाएंगे और वहां से मकर द्वार पर आएंगे और फिर संसद में जाएंगे। उसके बाद बलपूर्वक भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने मकर द्वार है जिससे पार्लियामेंट में एंट्री होती है, उस पर कब्जा कर लिया, हमें अंदर जाने से रोका। नंबर 1। कॉन्स्पिरेसी का दूसरा पार्ट, किसने उनको इजाजत दी कि वो डंडा लेके आए। हम लोग जो बैनर दिखा रहे थे उसमें डंडा नहीं था। कॉन्स्पिरेसी का तीसरा हिस्सा, सामान्यतः ये विरोध पक्ष का दायित्व है कि विरोध करे, परंतु सत्ता पक्ष को किसने ये इजाजत दी कि पूरा द्वार रोक ले। विरोध पक्ष में हम लोग जब करते हैं तो रास्ते से बगल से निकल जाते हैं, ये रास्ता छोड़ा जाता है उनके लिए, रोका गया। और चौथा, हम लोग लाइन में आ रहे थे, एक लेड बाय प्रियंका गांधी, महिलाएं थी, उनके साथ चल रहे थे खरगे जी। परसों गाली दी जो दलितों का उस समय का सबसे बड़ा नेता था अंबेडकर जी, उनको अपमानित किया, गाली दी। और आज भारतवर्ष में 50 वर्ष से अधिक राजनीति में एलओपी खरगे जी, जिनका सबसे बड़ा कद है, उन्हें धक्का देके गिराया गया और गिराया नहीं दिया गया। हरिजन एक्ट 20 में बनता है, वो हरिजन है। मुझे पूरी उम्मीद है कि निष्पक्ष व्यवस्था होगी। थैंक यू। तो यहां पर आपने देखा साफ साफ प्रमोद तिवारी ने, और किस एक्ट में क्या बनता है ये तक बातें उन्होंने रख दी। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी पर बीजेपी इल्जाम लगा रही है और एक्ट की बात कर रही है कि गुंडागर्दी राहुल गांधी ने की है। और इसके बाद इंडिया गठबंधन के तमाम नेता भी एकजुट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कई सारे साथी जो हैं इंडिया गठबंधन के, वो आगे निकलकर अपनी बात रख रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी चिट्ठी लिखी है ओम बिरला को और इस पर कार्रवाई की मांग की है। इधर अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल, डीएमके, टीएमसी, तमाम दलों के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी साफ साफ बीजेपी पर हमला किया है और कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सोचना चाहिए कि आखिर वो किस पार्टी का साथ दे रहे हैं। इसके अलावा उमर अब्दुल्ला से भी पूछा गया, उमर अब्दुल्ला ने भी राहुल गांधी का बचाव किया है। राहुल गांधी पर लगे आरोपों का उन्होंने विरोध जताया है, उस पर विरोध जताया है। क्या कुछ कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला, आइए जरा उसे सुन लेते हैं। के ऊपर की धक्का मुक्की हुई। इसके अलावा आपने देखा कि बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि उनके धक्का मुक्की हुई और एक दो सांसदों की चोट भी काफी आई है। मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो किसी को धक्का नहीं मारेंगे, किसी को भी नहीं। पार्लियामेंट तो दूर की बात, वो किसी को सड़क पे चलते हुए अगर भी दिखे तो उनको धक्का नहीं मारेंगे। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो माननीय स्पीकर साहब देखेंगे, बाकी देख लेंगे। लेकिन पार्लियामेंट का माहौल ठीक रहना चाहिए, पार्लियामेंट के अंदर काम होना चाहिए बनिस्बत के पार्लियामेंट के बाहर झगड़े। ठीक, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।
तो सुन रहे थे आप यहाँ उमर अब्दुल्ला को। उमर अब्दुल्ला ने इसी मसले को ट्वीट भी किया है, जो बाइट उन्होंने दी है ट्वीट के जरिए भी उन्होंने विरोध जताया है। और दूसरी तरफ जो मीडिया है वो भी उसका रुख आप जान रहे हैं कि ये पूरे घटनाक्रम पर मीडिया को जिस ढंग से आगे आना चाहिए था, मीडिया नहीं है आगे। क्या दबाव है या क्या कुछ है ये तो मीडिया के लोग भी बताएंगे, लेकिन ट्विटर और सोशल मीडिया पर एक दबाव डालने की कोशिश सरकार की तरफ से, सत्ता पक्ष की तरफ से जो हुई है उसका खुलासा भी आज सुप्रिया श्रीनेत ने किया है। वो भी उनकी बाइट भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन यहां पर साफ दिखाई दे रही है कि बीजेपी की पोल खुल रही है और बीजेपी खासकर जो उमर अब्दुल्ला या चाहे प्रमोद तिवारी या अरविंद केजरीवाल हो या तमाम नेता, दूसरे नेता दलों के नेता जो अब विरोध में आ गए हैं, उससे भी बीजेपी यहां पर कहीं ना कहीं पस्त होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत कुछ है यहां इस मसले पे कहने के लिए, सुनने के लिए। क्या बाबा साहब आंबेडकर का जो जिक्र आया और जिस ढंग से जिक्र आया है, और खासकर अमित शाह ने जो बातें कही हैं, जरा एक बार चाहूंगा, थोड़ी देर में ही सुनाता हूं। कल 11 सेकंड की बाइट हम आपको सुना रहे थे अमित शाह की। अमित शाह ने सदन के अंदर कहा क्या था उसको सुनना जरूरी है एक बार फिर से, जिस पे बवाल मचा हुआ है। अमित शाह ने जो कल बात रखी थी सदन के अंदर, 34 पन्ने का भाषण, लिखित भाषण, उसमें यह भी है, राज्यसभा की जो साइट है वहां से इस भाषण को निकाला गया। आज सुप्रिया श्रीनेत ने उसी भाषण की कॉपी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, लेकिन उस भाषण में साफ साफ यह लिखा गया है जो उन्होंने कहा है। आइए जरा सुन लेते हैं अमित शाह को कि उन्होंने सदन के अंदर कहा क्या था, जिसके बाद ये संसद परिसर में बवाल मच गया। और सिर्फ संसद में या संसद परिसर में नहीं, बल्कि पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। तमाम घटक दल इंडिया गठबंधन के विरोध जता रहे हैं, सत्ता पक्ष इसको अपने पाले में लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बात निकल चुकी है जो बहुत दूर तक जा चुकी है। पहले सुनते हैं अमित शाह ने कहा क्या था। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है ना, सुनिए तो। मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है, आंबेडकर 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 आंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो अच्छी बात है। तो सुन रहे थे आप, अगर इतना नाम आप भगवान का ले लेते 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता, ये बात कह रहे हैं। और यहीं से बवाल मचा हुआ है कि बाबा साहब आंबेडकर को आप किस ढंग से उनका सम्मान करते हैं, क्या उनका सम्मान भी करते हैं या आप ये मान कर रहे हैं। आप करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, ये अब देश की जनता जान चुकी है। तो आइए दोस्तों, बहुत कुछ है, सुप्रिया श्रीनेत को भी सुनेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं हम उन तमाम अपने पैनलिस्ट साथियों के बीच जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बात करते हैं और वही कि कैसे कुर्सी जो है नरेंद्र मोदी की, मोदी सरकार की, वो हिल गई है। चले, लेकिन उससे पहले चलिए सुप्रिया श्रीनेत को सुन ही लेते हैं, देख ही लेते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस आज सुबह सुबह सुप्रिया श्रीनेत का, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कह रही हैं उस बात से मोदी सरकार और यहां परेशानी में फंस सकती है, क्योंकि एक दबाव डालने की कोशिश हुई, इस खबर को रोकने की कोशिश हुई है। सुनिए जरा। और आज विजय चौक पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को, एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है, इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए।
अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में। और जब उस तो सुन रहे थे आप यहां अमित शाह ने क्या कुछ किया है, ये बता रही थी सुप्रिया श्रीनेत। और यहां से बहुत कुछ देश की सियासत बदल चुकी है, आप ये कह सकते हैं। हिल गई है नरेंद्र मोदी की कुर्सी, ये कह सकते हैं। और संसद में कैसे बवाल मचा हुआ है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अपने वरिष्ठ पैनलिस्ट साथियों के बीच हम लेके चलते हैं, सीधे स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त जुड़े हुए हैं, इधर श्रीनगर से प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके अलावा डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं, शकील अख्तर जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील जी, आंखों देखी क्या कुछ चल रहा था, क्या कुछ हुआ और क्या कुछ होने जा रहा है, प्लीज बताइए। तक के इतिहास में ऐसी हिंसा, ऐसा तनावपूर्ण माहौल कभी नहीं हुआ। जो आज हुआ है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई जो कभी नहीं हुई आज तक, अस्पताल में लोग भर्ती हुए हैं और जिसे हम अब कहते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, उस संसदीय लोकतंत्र के ऊपर आज बहुत बड़े सवाल लग गए। मोदी जी कहते हैं मैं विश्वगुरु हूं, मोदी जी कहते हैं मैंने रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया था, कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जननी है भारत, और अपने यहां अपनी ही उस संसद में जहां पहले दिन ये प्रवेश कर रहे थे 2014 में, तो साष्टांग दंडवत होकर कहा था लोकतंत्र के मंदिर में जा रहा हूं। वहां ये स्थिति आज जिसने भी देखा उसको ये कहने मजबूर होना पड़ा कि ये सबसे खराब रूप जो है आज देखने को मिल रहा है। डंडे लेके संसद में कभी आने की परमिशन नहीं थी, हाथ के लिखे हुए पोस्टर लाते थे, जैसे आप देखते हैं विपक्ष हमेशा से लेके आता था, कागज के होते हैं वो। इसमें आप साफ देख रहे हैं कि इसमें डंडे लगे हुए थे, स्टिक, और उनका उपयोग भी हुआ। जो मुएन मुद्दा था कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उसको बचाव करते हुए मोदी जी अब इतने आगे निकल गए हैं कि खुद उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। होता यह है आमतौर पे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति देश के लिए, बाबा साहब जैसे बड़े व्यक्तित्व के लिए, अपनी सरकार के लिए यह सोचता है कि इस स्थिति से निपटा जाए, इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको और तनावपूर्ण स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, एक मोर्चा हार जाने से अगर आप युद्ध में बचे रह सकते हैं तो मोर्चा हार दिया जाता है। क्रिकेट में बैट्समैन को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिटायर हट कर दिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है। पता नहीं मोदी जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, वो इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं, इस तरह से अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं वो, कि अब समस्या उनके लिए खतरनाक होती जा रही है। देखिए, अडानी का मुद्दा हो, चीन की घुसपैठ का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, बहुत सारे मजदूरों का पैदल जाने का मुद्दा हो, इनसे मोदी सरकार हिली नहीं। ये पहला ऐसा मुद्दा आया है 11 साल में जिससे मोदी जी बुरी तरह विचलित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसका सीधा संबंध चुनाव जीतने और हारने से है, वोटों के गणित से है। 20% सीधे सीधे दलित वोट। आज आपने देखा, कल हमने लिखा था कि मायावती जी नहीं बोली, लेकिन आज उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उनकी रही सही जो साख है वो भी चली जाएगी, तो उन्हें बाहर आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, और उनके शब्द थे कि दलित समुदाय अमित शाह को कभी माफ नहीं करेगा। मजबूरी में सही, लेकिन बोली। उनको अपने डर को निकालना पड़ा, अपना अस्तित्व बचाना है तो बोलना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है कि 20% दलित वोट, 9% आदिवासी वोट, और अब हमने जैसा कल भी बताया कि ओबीसी में भी बाबा साहब का बहुत असर होने लगा है।
ओबीसी की संख्या 50 के आसपास। बिहार के जो जाति गणना हुई थी उसने बताया। शकील जी हाँ, सुन रहे हैं हम जी। मैं थोड़ा चाहता हूं उस पे विश्लेषण में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप ये कीजिए कि आखिर क्या कुछ हुआ आज दिन भर, घटनाक्रम पे थोड़ी सी अपनी बात रखिए, क्योंकि आंखों देखिए आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। विश्लेषण पे भी जाएंगे हम, ओबीसी, दलित, आदिवासी सबके विश्लेषण में जाएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह सुप्रिया श्रीनेत से लेकर शाम को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, दिन में लाठी डंडों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे कांग्रेस बीजेपी के सांसदों तक, और इसके बाद वहां धक्का मुक्की, अब राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर की बात, और अलग अलग विधानसभाओं पर घेराव कांग्रेस की तरफ से, फिर इधर जो इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। जरा इन सब पे अपनी बात रखिए, इन सबको, इस घटनाक्रम को जरा बताइए कि चल क्या रहा था। देखिए राजीव जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि मोदी के लिए ये समस्या सबसे बड़ी क्यों है। मोदी जी के लिए समस्या बड़ी है, इसीलिए हम बता रहे थे कि ये समस्या अगर नहीं होती, कोई और होती, तो मोदी जी पे कोई असर नहीं पड़ता। आज सुबह जो है कांग्रेस की सबसे पहले जो है संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें राहुल नीली शर्ट पहन के गए, अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर से जोड़ने के लिए। अंबेडकर का ब्लू सूट जो है, ब्लू कोट जो है, वो बहुत पहचाना हुआ है, एक पहचान है वो बहुजन की। तो राहुल ने भी आज ब्लू शर्ट पहन के कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग ली, और उसके बाद कांग्रेस के सारे सांसद जो हैं अंबेडकर की स्टैचू से, अंबेडकर की स्टैचू जो हमने पहले भी बताया, जो संसद भवन के मुख्य द्वार पे हुआ करती थी, उसको बहुत पीछे ले जाके स्थापित कर दिया गया है। तो वहां सारे सांसद गए, उन्हें प्रणाम किया, माल्यार्पण किया, और वहां से एक लाइन बना के बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से वो नई बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। 11 बजे संसद शुरू होती है, उसके लिए आ रहे थे। वहां पे बीजेपी के सांसद ऑलरेडी पहले से जमा थे और नारे लगा रहे थे राहुल के खिलाफ। वो जैसा कि बताया कि उनके हाथ में जो बैनर थे, जो पोस्टर थे, उसमें बड़े बड़े डंडे उनके लगे हुए थे। जब ये लोग जाने लगे तो वहीं पे जो है तनातनी हुई, विरोध हुआ, और पप्पू यादव ने जो खुद बताया, अपनी आंखों देखी घटना, उसने कहा कि राहुल तो वहां थे ही नहीं। जब वो प्रियंका के साथ बदतमीजी करने लगे तो मैं अंदर जाके, एलओपी का कमरा बिल्कुल लगा हुआ है मकर द्वार से लेफ्ट में घुसते ही, वहां राहुल को मैं बुला के लाया वहां पे तो राहुल ने तो कुछ कहा ही नहीं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, हालांकि वो थे नहीं, मगर उन्होंने एक बहुत सही बात कही कि राहुल का यह तरीका नहीं है। वो दूसरी बार जो है, जो घायल हो गए थे बीजेपी के सांसद सारंगी, उनको देखने भी गए। उसी वक्त निशिकांत दुबे ने गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किया, और फिर राहुल को वहां से लोग जो है कांग्रेस के वापस ले आए। जबकि राहुल, आइए जरा शकील जी, आइए जरा उस विजुअल को देख लेते हैं जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है शकील जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है, उसको देखते हैं। जब निशिकांत दुबे गुंडागर्दी करते हुए की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, यानी राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, लेकिन यहां हुआ क्या था, और राहुल गांधी जब पहुंचे हैं उस विजुअल को जरा देखते हैं। सदन के अंदर जो हुआ, संसद परिसर में जो हुआ, मकर द्वार के पास का जो ये घटनाक्रम है, वहां जो हुआ, जरा दिखाइए, पूरा फुल स्क्रीन लेके आइए, जो कुछ चल रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, और जो बात यहां शकील जी कह रहे हैं इसको और आगे बढ़ाएंगे शकील जी, क्योंकि इसी घटनाक्रम को मैं चाह रहा था कि जरा यहां एक्सप्लेन करें शकील जी। जरा दिखाइए, जरा स्क्रीन पे ले आइए, सदन के अंदर जो गुंडागर्दी राहुल गांधी के लिए निशिकांत दुबे कह रहे हैं, सुनिए।
अभी आपको दिखाता हूं वो वीडियो, थोड़ी देर में आप तक हम रखेंगे, जिसमें निशिकांत दुबे सीधे गुंडागर्दी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी हम लेके आएंगे। शकील जी, मैं चाह रहा था थोड़ा सा हमारी अभी बैकएंड से वो जो विजुअल है वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है जो आप बात रख रहे हैं, आगे क्या कुछ हुआ, क्योंकि पप्पू यादव के भी बहुत सारी बाइट, बहुत सारे बयान उनके भी आए हैं। बयान जो है हमने प्रियंका गांधी के भी सुन लिए, राहुल गांधी ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। आखिर संसद के अंदर और संसद भवन में के बाहर यानी परिसर में चल क्या रहा है शकील जी, और आगे क्या कुछ हम देखेंगे? एक इसमें और इम्पोर्टेंट बात है कि प्रियंका गांधी आज सुबह जब आई, सबसे पहले पहुंचने वाले में वो आजकल होने लगी है, तो जो मीटिंग होने वाली थी उससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी में, तो वहां उन्होंने बोला, प्रियंका गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, बहुत सुबह की है इसलिए अभी तक दब गई, वो लोगों के पास आ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के हाथ पांव तोड़ते हैं। बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। कल हमने बताया था कि देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां अंबेडकर की तोड़ी गई हैं और पिछले 11 सालों में इसमें बहुत तेज गति आ गई है। तो ये आज प्रियंका गांधी ने कहा। तो ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद राहुल चले गए वहां से और खड़गे जी को धक्का मार के गिराया गया। प्रियंका गांधी के साथ भी अपशब्द कहे गए। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये वहां पे व्यवस्था का काम था कि सबको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन किसी ने इनको रोका नहीं और ये आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। अब इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के और राज्यसभा के, दोनों पे अटैक होता है। इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई। और यहां यह भी याद रखना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं 83 साल के हैं, साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। 1984 में कांग्रेस के 400 से ऊपर सदस्य थे, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई। और जो पहला आम चुनाव हुआ 52 का, फिर 57 का, उसमें तो बीजेपी दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर की पार्टी थी, दूसरे नंबर की भी नहीं थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। 1971 में, 1980 में कांग्रेस के 350 ज्यादा सीटें, लेकिन कभी किसी विपक्ष के नेता के साथ, सांसद के साथ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी के साथ हुआ है। और इसमें कई बातें हैं जो आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा भी है इसको कि जो सारंगी जो है उड़ीसा के सांसद जो घायल हुए हैं, इनका नाम उनमें से है कि जो वहां पे फादर ग्राहम को जलाया गया था और जिसमें आरोप लगे थे, उसमें इनका नाम लगा था। और इन्होंने खुद कहा है कि मेरे ऊपर 7 केस हैं, आपराधिक केस। तो कई तरह के लोगों को आगे बढ़ाया गया वहां पे और ये कोशिश की गई कि ऐसा माहौल बने जिससे हिंसा हो, और वो काफी हद तक कांग्रेस ने और खुद राहुल गांधी ने रोकी। राहुल वहां ये कह रहे थे कि सीधे निकल जाइए अपने लोगों से, हमें कोई विवाद नहीं करना है, रोक रहे हैं आप, रास्ता निकाल के निकलते चले जाइए। ये राहुल वहां कह रहे थे और सबने सुना, मीडिया ने भी सुना, वहां पे सब लोगों ने सुना वहां पे। लेकिन अब राहुल के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो एक बात हम आपको याद दिला दें कि 2004 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, यूपीए की, तब ऐसे आरोप लगाने की आदी है, ये बताने के लिए बता रहे हैं। तो सुषमा स्वराज मनमोहन सिंह से मिलने गई थी और सुषमा स्वराज ने आके वहां से कहा था कि हमारे साथ मनमोहन सिंह ने ऐसा भद्र व्यवहार किया, हमारे ऊपर फाइल फेंक दी। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मनमोहन सिंह भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही उमर अब्दुल्ला ने कहा अभी कि राहुल गांधी किसी को धक्का मार सकते हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि मोदी जी विचलित क्यों हुए इतने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतने सारे घटनाक्रम हुए, हम बताएंगे, लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन हर बार लगता था कि एक बहुत बड़े संकट में मोदी सरकार है। अडानी का भी उसमें था, सब थे, लेकिन मोदी जी उन सबसे निकलते चले आए, क्योंकि उससे वोट पे, जनता पे फर्क नहीं पड़ रहा था, उनकी चुनावी संभावनाओं में फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब 2015 याद रखिए हमेशा, 2015 में मोहन भागवत ने बिहार के चुनाव से पहले आरक्षण की समीक्षा की बात की और बीजेपी हार गई और वहां पे लालू यादव की पार्टी जीत गई। ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है आरक्षण का, डॉक्टर अंबेडकर का, कि ये मुद्दा अगर कांग्रेस पकड़े रही
तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। मोदी जी ये चाहते हैं कि इससे कांग्रेस भटक जाए और इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दे और बाकी मुद्दों पे आ जाए। मणिपुर का इतना बड़ा इशू हुआ, जो सुनाते हैं सुनते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो है दलित मुद्दा जो है, ये दलित मुद्दा सबसे बड़ा है, गांव गांव तक पहुंच गया है, और कांग्रेस अगर इस पर कायम रहेगी तो मोदी जी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जी, बहुत मुश्किल होने जा रही है मोदी जी के लिए। आप जो कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहां कह रहे हैं। आते हैं आपके पास दोबारा और बहुत कुछ आपसे और जानेंगे, लेकिन थोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़े हुए हैं और तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास आना चाहता हूं और फिर प्रोफेसर साहब आपके पास आऊंगा। इधर हमारे साथी प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और साथ में प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, तमाम साथी जुड़े हुए हैं। जरा डॉक्टर राकेश पाठक जी, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी पहली प्रतिक्रिया। 3 दिनों से लगातार, 3 नहीं बल्कि आज चौथा दिन है और अब राहुल गांधी के ऊपर सीधा वार करने की कोशिश। राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है, यहां तक निशिकांत दुबे कह रहे हैं। बहुत सारी बातें और उन सबके बीच ये भी कि राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए, ये सब भी कैसे देखा जाए? राजीव जी, FIR हो गई है राहुल गांधी के खिलाफ। BNS की धारा 109 जो हत्या के प्रयास की धारा है, जो बदली गई है, कानून बदला उसके मुताबिक 115, 117, 125, 351 इन धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया। हत्या के प्रयास सहित ये सारी धाराएं धमकी देने, लोगों को डराने धमकाने वगैरह की धारा। ये पूरा घटनाक्रम 2 मंतव्य के साथ चल रहा। नंबर 1, सत्ता में बैठे लोग, भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह नहीं चाहते कि अडानी के मुद्दे पर बात हो, इसलिए किसी तरह विषयांतर करना था, तो अंबेडकर पर आ गए और अंबेडकर पर आकर फंस गए। वो 12 सेकंड बीजेपी और मोदी शाह के वर्षों तक भारी रहे। अब उससे निकलने के लिए एक और वे आउट ढूंढा गया कि संसद परिसर में कुछ ऐसा बवाल उठा दिया जाए कि उस पहले मुद्दे के बाद दूसरा और दूसरा मुद्दा भी कहीं नेपथ्य में चला जाए। आज जो भी कुछ हुआ संसद परिसर में, उसको लेकर बीजेपी ने, मोदी शाह की पूरी टीम ने जितनी भी कोशिश की वो देश के सामने है। लगातार ये कोशिश की गई कि राहुल गांधी के धक्का देने से एक बुजुर्ग सांसद घायल हुआ है, दूसरा एक और सांसद घायल हुआ है। एक साधारण सा तकनीकी पक्ष है राजीव जी, हमारे देश की संसद का चप्पा चप्पा CCTV कैमरे की गिरफ्त है। कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कैमरे की पहुंच न हो। आज जो कुछ हो रहा था वो टेलीविजन कैमरों की नजर में भी था, चैनलों के कैमरों की नजर में भी था। राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चुनौती दी है, पूरी कांग्रेस पार्टी ये चुनौती दे रही है कि कोई एक लम्हा कैमरे में दर्ज दिखा दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने धक्का दिया हो, जिसके कारण कोई घायल हुआ। आपको याद होगा नोटों पर हम लोग बात कर चुके हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी की सीट पर 50,000 रुपए मिले थे, उसके फुटेज आज तक देश को नहीं दिखाए। सभापति ने बिना किसी जांच पड़ताल के कह दिया था सिंघवी की सीट पर रुपए रखे। तो न वे फुटेज मिले आज तक और न आज के घटनाक्रम के वास्तविक फुटेज मिलेंगे जो पूर्ण सच को, पूरी सच्चाई को सामने ला सके। थोड़ा सा प्रताप चंद्र सारंगी के बारे में शकील साहब ने कहा, उसमें एक आध बात और जोड़ देता हूं। ये फादर ग्राहम स्टैंस और उनके 2 मासूम बच्चों को जलाने की जो घटना हुई थी उसमें भी आरोपी थे। इसके अलावा सन 2002 में राजीव जी उड़ीसा विधानसभा पर हमला हुआ था, उसके भी आरोपी हैं ये सारंगी। बाकायदा जेल गए थे, बजरंग दल के नेता है, बजरंग दल के मुखिया रहे। उनके हलफनामे में 7 मुकदमे उन्होंने घोषित किया, वो अपनी जगह। लेकिन जो व्यक्ति इतनी बड़ी घटनाओं में आरोपी रहा हो, आज वो गिर जाने पर चोटिल हुआ है। जिसने भी उसके साथ किया उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ने जानबूझकर किया है वो आरोपी भले राहुल गांधी। अब आते हैं मुद्दे की बात कि राहुल गांधी के खिलाफ ये जो पूरा प्रपंच रचा जा रहा है वो मूलतः उन्हें भारत की राजनीति से पूरी तरह बेदखल करने की तैयारी। ये संयोग नहीं हो सकता राजीव जी कि आज ही के दिन प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर से ट्वीट किया है कि राहुल गांधी की भारत की नागरिकता छीन लेनी चाहिए क्योंकि वे ग्रेट ब्रिटेन के नागरिक।
इसको लेकर अदालत में भी मुकदमा है। एक और मामला है जिसमें राहुल गांधी को अदालत ने तलब किया है। तो कुल मिलाकर जैसे पिछली लोकसभा में उनकी सदस्यता एक मामले में सजा करवाकर रद्द की गई थी, वैसी ही कोशिशें फिर चल रही हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस, इंडिया गठबंधन, तमाम विपक्ष और राहुल गांधी के जो तेवर है, उससे ऐसा लगता नहीं है कि वे आसानी से झुकने वाले हैं। बीजेपी अंबेडकर के मुद्दे से अपने आप को बचाने के लिए, अमित शाह को बचाने के लिए जो उपाय कर रही है, वे सारे बूमरैंग हो रहे हैं। हमने डीवी लाइव पर, हमारे चैनल ने स्पेशल शो हमने अभी किया है, हमारे चैनल पर है, डीवी लाइव पर दर्शक देख सकते हैं। 3 उपाय किए उन्होंने। सबसे पहले जॉर्ज सोरोस की फोटो लगा दी अंबेडकर की जगह, फिर अपमान कर दिया। किरण रिजिजू जी ने एक ट्वीट किया सैम पित्रोदा के नाम से, वो जो लाइन उसमें लिखी थी वो सुधींद्र कुलकर्णी की है। सुधींद्र कुलकर्णी अटल आडवाणी के खासम खास। अटल जी जब पीएम थे तब उनके डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस थे। और तीसरी आज की ये घटना। कुल मिलाकर बीजेपी को इस घटना से निकलने का रास्ता नहीं सूझ रहा है, इसलिए वो आने वाले दिनों में किसी भी सीमा तक जा सकती है। ये संयोग है कि कल संसद का आखिरी दिन है इस सत्र का, इसलिए कल के बाद ये लड़ाई सड़कों पर तेज होगी। जी राजीव जी बिल्कुल, कल के बाद क्या कुछ होगा उस पर भी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन आज जो कुछ हुआ वो शर्मसार करने वाला घटनाक्रम अगर कहें तो कोई उसमें गुरेज नहीं है, क्योंकि यहां पर संसद के अंदर जिन सांसदों को बैठकर देश के लिए काम करना चाहिए, देश के नियम कायदे बनाने चाहिए, वो वहां आपस में टकराते हुए नजर आए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर रविकांत जी, आपके पास आना चाहता हूं। बाबा साहब आंबेडकर का अपमान और इसे नहीं बर्दाश्त करेगा हिंदुस्तान, ये कह रही है कांग्रेस पार्टी, लेकिन बीजेपी कह रही है, सत्तारूढ़ दल कह रहा है कि हमने कोई अपमान किया ही नहीं। कल तो यहां तक बात हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी फर्जी खबरें चला रही है, फेक न्यूज चला रही है। कैसे देखा जाए पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया प्रोफेसर रविकांत जी? तो ये है कि अमित शाह ने जिस भाषा में डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, ये न तो स्लिप ऑफ टंग था, न अचानक निकला था, बल्कि आरएसएस, बीजेपी, जनसंघ, रामराज परिषद, हिंदू महासभा की ये भाषा थी, वो असलियत थी जो जबान पर आ गई। अंबेडकर के प्रति जो हिकारत, अपमान, घृणा और नफरत इन लोगों के मन में है, और आज से नहीं है, दशकों से है। तब से है जब से अंबेडकर मनुस्मृति के खिलाफ आंदोलन चला रहे थे, महार तालाब का आंदोलन चला रहे थे, पानी पीने का आंदोलन चला रहे थे। 25 दिसंबर 1927 को डॉक्टर अंबेडकर ने मनुस्मृति चलाई थी, और उसके बाद जब संविधान सभा में पहुंचे वो, गांधी जी ने कहा कि उनको लेकर के आइए। नेहरू और पटेल ने उन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया। उस समय रामराज परिषद डॉक्टर अंबेडकर को एक दलित कह करके, अछूत कह करके अपमानित कर रहे थे। फिर हिंदू कोड बिल के मसले पर बाकायदा रामलीला मैदान में नेहरू और अंबेडकर दोनों लोगों के पुतले जलाए गए कि ये जो काम कर रहे हैं महिला अधिकारों का, ये ठीक नहीं है। तो ये आज की घृणा नहीं है। अरुण शौरी, जिन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को थर्ड डिविजनर कहा, जिन्होंने फॉल्स गॉड कहा, आज और कल क्या कह रहे थे अमित शाह कि अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल गया होता। अरे भाई, आप भूल रहे हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कुछ लोगों के लिए, कुछ समुदायों के लिए, कुछ समाज के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए भगवान से बढ़कर है। उन्हें संविधान के जरिए जो समता, समानता, स्वाभिमान, ये जो सम्मान मिला है, वो डॉक्टर अंबेडकर के जरिए मिला, उस संविधान के जरिए मिला। और यही वजह है कि लगातार, चाहे वो दलित हो, अंबेडकरवादी हो, प्रोग्रेसिव हो, सोशलिस्ट हो, जो भी संविधान को मानने वाले लोग हैं और ये मानते हैं कि सामाजिक समानता स्थापित होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी को मजबूत देखना चाहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत देखना चाहते हैं। और मैं आपको कह दूं कि डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत दरअसल
नेहरू का आइडिया ऑफ इंडिया ही है। लेकिन इन्हें वर्णवादी भारत चाहिए, मनुस्मृति वाला भारत चाहिए। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आरएसएस ने अपने मुखपत्र में संविधान पारित होने के 3 दिन के बाद ही ऑर्गेनाइजर में लिखा था कि यह संविधान भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं। और मनुस्मृति के आधार पर सावरकर ने भी लिखा कि संविधान होना चाहिए, जिसकी चर्चा राहुल गांधी ने की थी। तो ये अचानक कोई नहीं आया या राहुल गांधी अमित शाह ने ऐसे ही नहीं निकाल दिया जबान से। ये वही नफरत है जो हमेशा दिल में है, इनके जुबान पे रहता है ना, भले ही संविधान, लेकिन असल में दिमाग में मनुस्मृति रहती है। और राहुल गांधी आज की तारीख में, अभी पाठक जी कह रहे थे कि राहुल गांधी की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं ये लोग। और क्यों खत्म करना चाहते हैं? राहुल गांधी पर हमला क्यों है? क्योंकि राहुल गांधी संविधान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी डॉक्टर अंबेडकर की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी महिलाओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा, उनके व्यवसाय की बात कर रहे हैं, नौकरियों की बात कर रहे हैं, आरक्षण और जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। इसलिए राहुल गांधी को राजनीति से बेदखल करना, क्योंकि राहुल गांधी होंगे तो सामाजिक न्याय की बात करेंगे। और इनको क्या करना है? अडानी की तिजोरियां भरनी है, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को 5 किलो की राशन की लाइन में लगा करके भिखमंगा बनाना है, उनके स्वाभिमान को छीनना है। और आज भी जो मध्य प्रदेश में पहले हुआ था, किसी आदिवासी के मुंह पर पेशाब की गई थी, अभी 2 दिन पहले की घटना है, इसी उत्तर प्रदेश में जहां मैं बैठा हूं, वहां एक पुलिस कांस्टेबल को शादी के वो घोड़ी से उतार दिया जाता है। उसके 6 दिन पहले किसी और प्रदेश से यह घटना आती है। तो लगातार जो हो रहा है, और इन 11 सालों में ये घटनाएं राजीव जी बढ़ी हैं। तो राहुल गांधी जब उनके खिलाफ खड़े होते हैं, हाथरस की घटना, ये सारी चीजें आप जोड़ लीजिए, ये अचानक नहीं हो रहा है। तकलीफ अंबेडकर से क्या है भाई? अमित शाह को ये नफरत क्यों है? क्योंकि अंबेडकर समानता, न्याय और बंधुत्व की बात करते हैं, जबकि जो हिंदू राष्ट्र है उसमें बंधुत्व नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसलिए अंबेडकर ने 1940 में पाकिस्तान पार्टीशन ऑफ द इंडिया, उस किताब से लेकर के, और बाद में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए भी कहा था कि किसी भी कीमत पर यह हिंदू राष्ट्र का जो सपना है रोका जाना चाहिए। ये करोड़ों दलितों के लिए आपदा साबित हो सकती है, इसलिए ये किसी भी कीमत पर रोका जाए, ये अंबेडकर ने कहा था। और वो अंबेडकर जिनका सपना था समता का, स्वतंत्रता का, वो मिटा करके जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं, वो आज अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। और जो अंबेडकर के साथ खड़े हैं उनके साथ ये हो रहा है। और ये मैं बस आखिरी बात कह दूं, जिन लोगों को लग रहा होगा कि ये कहीं बदमजगी हो गई होगी, मैंने उस जेएनयू को भी देखा है, उस जामिया को, बिल्कुल जेएनयू के पैटर्न पर यह हमला हुआ है, बिल्कुल जेएनयू के पैटर्न पर, कि आप उन्हीं लोगों को मारिए, उनको ही धक्का दीजिए और उन्हीं के खिलाफ एफआईआर करिए। ये आरएसएस का पूरा खेल है, उस माइंडसेट का खेल है, यही मनुस्मृति का विधान है। और क्या है कि जो अन्याय करे, जो अत्याचार करे, और वही जाकर के मुकदमा लिखाए। राहुल गांधी मुकदमा नहीं लिखाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं, उसमें इस देश के लोगों को देखना और समझना चाहिए कि ये यही कहकर के अमित शाह आए थे 50 साल तक हम राज करेंगे। कैसे करेंगे? ये देश देख रहा है, ये देश बदल रहा है, और बदलते हुए देश को अमित शाह देख नहीं पा रहे, देखना नहीं चाहते हैं कि लोग संविधान के साथ, डॉक्टर अंबेडकर के साथ, नेहरू गांधी के साथ जाना चाह रहे हैं। और इसीलिए तकलीफ है। और आज जो हुआ वो मुझे लगता है कि संसद के शायद इतिहास में पहली बार हुआ, शकील जी बता रहे थे। तो ये जो हालात हैं वो इस देश के लिए भी बहुत खराब है और हमें शर्मिंदगी हो रही, लेकिन इनको शायद शर्म नहीं आती, क्योंकि इनके आंखों में सिर्फ सत्ता का नशा है। वो शर्म के कभी कोई आंसू हो ही नहीं सकते। राजीव जी।
जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी बातें आप रख रहे हैं और बाबा साहब आम्बेडकर के अपमान और उस पर जो राजनीति निकली है और आखिर संविधान से इतना डर क्यों लगता है बीजेपी को, सत्तारूढ़ दल को। संविधान की बात पर आगे बढ़कर बीजेपी कहां तक पहुंच चुकी है, ये सारी बातें बाबा साहब, संविधान का जब भी नाम आएगा, जिक्र आएगा तो बाबा साहब आम्बेडकर याद आएंगे। और बाबा साहब आम्बेडकर को लेकर जो 2-3 घटनाक्रम पिछले 2-3 दिनों में हम लोग देख रहे हैं, वो अपने आप में कितना अपमानजनक है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एक तरफ आप बाबा साहब आम्बेडकर का अपमान करने के लिए भगवान को सामने ले आते हैं और बीजेपी की राजनीति, प्रशांत जी, यही रही है कि आप कुछ नहीं है तो भगवान को सामने ले आइए। और उसके बाद दूसरी जो राजनीति है, जो बहुत महत्वपूर्ण, जिसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, कि यहां से आप सीधे जो विपक्ष है, जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी, कि आप उसी के ऊपर जो विक्टिम है उसी को आप गुंडा बना दीजिए। राहुल गांधी के साथ यही किया जा रहा है। राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाकी तमाम चीजें, आज के घटनाक्रम, क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, डैमेज कंट्रोल के चक्कर में ज्यादा बड़ा डैमेज हो रहा है और बीजेपी, मैं हमेशा से कहता हूं कि बीजेपी क्राइसिस मैनेजमेंट नहीं कर पाती है। डैमेज कंट्रोल के चक्कर में क्या किया कि उसी संविधान की जिसकी बात हो रही है, उसके फ्रीडम ऑफ स्पीच, विचारों की आजादी पे हमला कर दिया। ट्विटर को और यूट्यूब को किसको किसको लिखकर कि आप ये हटाइए वीडियो। दूसरा, पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ। और अब आप देखिए, इसमें दो किरदार सामने आ रहे हैं। मैं क्यों कह रहा हूं कि डैमेज कंट्रोल से ज्यादा बड़ा डैमेज हो रहा है बीजेपी को। दो किरदार सामने आ रहे हैं। अमित शाह और बीजेपी ने हमला करके, एफआईआर करके, दुनिया भर का आरोप लगा के राहुल गांधी को सेंट्रल फिगर बना दिया है। यानी डॉक्टर अंबेडकर की अवमानना की कंट्रोवर्सी में दो किरदार हैं। एक अमित शाह, जिनका वीडियो पूरा देश देख रहा है, और दूसरा राहुल गांधी। अब तीसरा, उन्होंने डैमेज कंट्रोल क्या किया अपना, डैमेज कंट्रोल के चक्कर में दूसरी अवमानना, जैसे डॉक्टर राकेश पाठक ने कहा, दूसरी अवमानना, संसद में जो कहा सो कहा। डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर, जिसको विपक्ष के नेता संसद में लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उसमें आपने एक अमेरिकन बिजनेसमैन सोरोस का फोटो लगा दिया। ये क्या तरीका है? मतलब आप डॉक्टर अंबेडकर ही आपको मिले थे, आप डॉक्टर विपक्ष को तमाम तरीके से आप घेर सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं, जो भी संसदीय तरीका है आप कर सकते हैं, लेकिन उनके डॉक्टर अंबेडकर के पोस्टर को आप पिक्चर एडिट करके और उसमें सोरोस का फोटो लगा देंगे। ये दूसरी अवमानना की बीजेपी की तरफ से। इसलिए मैं कह रहा हूं कि डैमेज कंट्रोल के चक्कर में ज्यादा बड़ा डैमेज कर रहे हैं। और बहुत साफ तरीके से नरेंद्र मोदी ने बता दिया पूरे देश को कि उनके लिए डॉक्टर अंबेडकर की अवमानना से ज्यादा बड़ा मुद्दा डॉक्टर अमित शाह को बचाना है। अमित शाह उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर तमाम ऐसे मुद्दे आते हैं राजीव जी, कभी लोग कुछ बयान दे देते हैं, हमेशा पार्टी के प्रवक्ता आके कहते हैं कि ये उनकी निजी राय है, पार्टी इससे सहमत नहीं है। ये एक लाइन कहने में क्या जाता है, लेकिन पार्टी उनसे असहमत नहीं है, इसलिए ये बयान नहीं आ रहा है। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि वो जो अमित शाह ने संसद में बोला, राज्यसभा में बोला, उसकी वो लिखित भाषण का हिस्सा था, जिसको आज सुप्रिया सिन्हा ने भी कहा है निकालकर। वो लिखित, वो कागज दिख रहा है और वो लिखित भाषण का हिस्सा था। दूसरी एक बात राजीव जी, आज राहुल गांधी संसद में नीले रंग की टी शर्ट पहन के आए, प्रियंका गांधी भी नीले रंग की साड़ी में थी। एक प्रतीकात्मक वो है, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय का जो झंडा है और जो रंग है वो नीले रंग से है। अच्छी बात है। भारत के झंडे में जो अशोक चक्र है वो भी नीले रंग का है, तो वो सामाजिक न्याय का प्रतीक है नीला रंग, उसको पहन कर आए। लेकिन मैं राहुल गांधी की एक बात से सहमत नहीं हूं राजीव जी,
कि अडानी के मुद्दे को पीछे करने के लिए ये डॉक्टर अंबेडकर को ले आए, नहीं। और राहुल गांधी को फोकस करना चाहिए सामाजिक न्याय, संविधान, आरक्षण की 50% की लिमिट, जातिवार जनगणना को। मैं ये क्यों कह रहा हूं कि अडानी इसका केंद्र में नहीं थे, अडानी का मामला अलग है। देखिए, लोकसभा का चुनाव 400 पार के नारे और एग्जिट पोल और इनके समर्थक मीडिया का जो रुख रहा और जो मोदी के बड़े बड़े दावे, चुनाव में बहुमत नहीं आया। चुनाव में मुद्दा क्या था? संविधान, सामाजिक न्याय का मुद्दा, आरक्षण की 50% की लिमिट को हटाने का मुद्दा, जातिवाद जनगणना का मुद्दा। ये बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को अंदर तक इसने घायल किया है कि संविधान के मुद्दे ने उनसे बहुमत छीन लिया। ये वहां से पृष्ठभूमि है, ये अडानी का मसला नहीं है। और दूसरा, राज्यसभा में आप कुछ दिनों से देख रहे थे, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अखरते हैं। आप देखिए कितनी बार सभापति ने उनको बेइज्जत किया है सभा के अंदर। इतने वयोवृद्ध नेता को, 50 साल का जिसका संसदीय तजुर्बा है, और कहां से वो आए, उनकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग है। लेकिन उनको लगातार सभापति ने टोका टाकी और तमाम तरीके से, मतलब जिसको कहा जा सकता है कि संसदीय परंपरा के अनुरूप व्यवहार आसन का नहीं था। तो एक पृष्ठभूमि है इसकी कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो दलित समाज से आते हैं वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको वो खरी खरी बोलते हैं। और उसके बाद राहुल गांधी का संविधान को लेकर मुद्दा उठाना, और पूरे देश में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि डॉक्टर अंबेडकर का सामाजिक न्याय का विमर्श बहुत नीचे तक, गहराई तक जा चुका है और उससे निकलना मोदी के लिए मुश्किल है। लेकिन वो बार बार ये संदेश दे रहे हैं कि उनके लिए अमित शाह को बचाना ज्यादा जरूरी है बजाय कि डॉक्टर अंबेडकर की अवमानना। और वो संघर्ष की राजनीति में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि डैमेज कंट्रोल से ज्यादा डैमेज हो रहा है। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि यहां पर महत्वपूर्ण है कि संविधान और संविधान के मसले पर जब चर्चा निकलती है तो इसी साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है, उस चुनाव के जो रिजल्ट हैं वो कहीं ना कहीं खटकते हुए नजर आते हैं बीजेपी के इर्द गिर्द, और इसलिए बाबा साहब अंबेडकर का यहां अपमान करने तक बीजेपी आ गई। और आप याद कीजिए कि तमाम विपक्षी दलों ने इस मसले को, खासकर चुनाव के दौरान संविधान को बचाना है, इसको एक नारे के रूप में तब्दील किया था राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, फिर उसको दूसरे इंडिया के जो घटक दल हैं उन लोगों ने भी, और बाबा साहब अंबेडकर और संविधान दोनों लेकर साथ साथ, यानी अंबेडकर साहब की तस्वीर और संविधान दोनों लेकर इन लोगों ने प्रचार किया था। और उसके बाद से एक डर का वातावरण बना हुआ रहा प्रशांत जी, और उसके बाद अब यह दिखाई देता है कि अब यहां तक बात पहुंच चुकी है। सदन के अंदर, सदन के बाहर जो कुछ हुआ वो आप लोगों ने देखा है। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके पास बहुत देर से आप हम सब की बातें सुन रहे हैं, जरा आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां से हम देश की सियासत को बदलते हुए देख रहे हैं। यहां से हम मोदी की कुर्सी, भले वो मोदी जी कुर्सी से उतरे ना उतरे, लेकिन कुर्सी हिलती हुई तो दिखाई देती है। और अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है वो भी बहुत गौर फरमाने वाली बात है कि इनके जो साथ घटक दल के रूप में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू हैं, उनको भी पुनर्विचार करने के लिए कहा है। और ये बात अगर और आगे जाएगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है, चंद्रबाबू नायडू की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि अभी वो सत्ता पर काबिज है, लेकिन फिर भी उनका खुद का जो मैनिफेस्टो है वो बीजेपी के साथ साथ दिखाई नहीं देता है। तो बहुत कुछ उधर, उस पर अभी न जाएं, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला संविधान और बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का है। क्या कहेंगे इस पे? धन्यवाद राजीव जी। बीजेपी की और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मूल नीति यह है कि जो भी चीजें बहुत लोकप्रिय हैं या जनता जिनके साथ है, हम उनको किसी भी तरफ से हाईजेक कर लें। स्वच्छता मिशन के नाम पर गांधी जी का चश्मा इन्होंने ले लिया। जब इन्हें लगा कि अडानी मुद्दा,
संविधान से जुड़े दूसरे मुद्दे आ रहे हैं तो थक हार कर उन्होंने संसद में 2 दिन राज्यसभा और 2 दिन लोकसभा में संविधान के अंगीकार करने पर जश्न की बात की, उस पर चर्चा की बात की। लेकिन जिस तरह खड़गे जी ने अपने भाषण में एक एक बात साफ कर दी और बीजेपी के सारे मंसूबे बुरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिए। उन्होंने बताया कि आम्बेडकर और नेहरू में बहुत सम्मान था, गांधी और आम्बेडकर कितना एक दूसरे को मानते थे। ये देश बनाने वालों में आम्बेडकर भी थे, गांधी भी थे, नेहरू भी थे। जो सारी बातें उन्होंने कही उससे पूरे देश को, उन लोगों को भी जो किताबें नहीं पढ़ते उन्हें भी ये बात पता चली कि देश कैसा था और किन लोगों ने कितनी मेहनत करके ये देश बनाया है। जिस देश का पहला बजट 370 करोड़ था, जिस देश में 8% शिक्षा थी, उस देश को कहां से कहां ले गए। तो आम्बेडकर उसके एक मूल स्रोत है, हमारा संविधान उसका मूल स्रोत है। तो संविधान को किसी तरह हाईजैक किया जाए, हम संविधान की चर्चा करते हैं, संविधान, और चूंकि राहुल गांधी संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो ये बात भी बीजेपी के लोगों को बड़ी नागवार गुजरती रही होगी, ये मुझे लगा। और जो बात आदरणीय गृह मंत्री ने कही संसद में, आम्बेडकर 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 6 बार उन्होंने कहा, और जिस तरह उन्होंने कहा, ये बात कोई अचानक नहीं कह सकता, वो लिख कर लाए थे। लेकिन जो बात, जो कचरा आपके दिमाग में भरा होगा किसी बात के प्रति, जो विचारों की गंदगी आपके मन में होगी, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में बाहर आ ही जाएगी। और वो संसद में आई, जहां विपक्ष ने उन्हें घेर लिया, ये उनके लिए बड़ी विचित्र बात थी। अब उनके सामने मुख्य चिंता यह कि कैसे राहुल गांधी को सदन से निकाला जाए, कैसे राहुल गांधी की सदस्यता पर वापस रोक लगाई जाए। जिस संसद के चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हैं, वहां एक एफआईआर लिख ली जाती है नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ पुलिस थाने। आश्चर्य की बात है। और मुझे कोई धक्का दे रहा है पीछे से, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किसने धक्का दिया, क्योंकि मैं तो आगे देख रहा हूं। क्या मेरी आंखें पीछे लगी हुई कि मैं पीछे देखूं? और जिस तरह राजपूत साहब ने कहा कि राहुल गांधी तो उस वक्त थे ही नहीं, पप्पू यादव ने भी साफ साफ कहा कि वहां थे ही नहीं राहुल गांधी। तो ये सारी चीजें एक बड़े षड्यंत्र की ओर इशारा करती है, और ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे न कैसे राहुल गांधी को डिफेम किया जाए, राहुल गांधी को बदनाम किया जाए। इसके बाद भी सत्तारूढ़ पार्टी का मन नहीं भरा, तो उन्होंने एक महिला सांसद को का बयान दिलवाया, जिन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे करीब आए तो मैं असहज हो गई। और वो महिला सांसद अजा अजजा वाले कानून का हवाला दे रही हैं। यानी राहुल गांधी, अगर हमने तो भारत जोड़ो यात्रा में देखा कि वो कई महिलाओं से, कई बहनों से, कई माताओं के साथ वो रहे, उनके गले में भी हाथ डाल के घूमे, हाथ में हाथ डाल के भी घूमे राहुल गांधी। कोई अपनी बहन से या मां से या अपने परिवार की किसी मौसी, बुआ, दादी से कोई व्यक्ति खोप खाएगा या कोई दादी खोप खाएगी या बहन खोप खाएगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इतने भारत जोड़ो यात्रा में किसी महिला को राहुल गांधी से शिकायत नहीं हुई, लेकिन संसद में रोज आने वाली एक सांसद को, जो संसद के हर सत्र में आती, उन्हें राहुल गांधी के साथ में खड़े होने से असहज हो गई हो। ये सारी बातें बताती कि मामला इतना सीधा नहीं। लेकिन ये कभी भी उजागर नहीं करेंगे, वो वीडियो कभी नहीं आने देंगे जिसमें चीजें एक्सपोज होती हूं। सवाल ये कि सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद जब बैनर लेकर गए तो उनके हाथों में डंडे कैसे आ गए? किसने उन्हें अनुमति दी कि वे डंडे लेकर अपने बैनरों के ऊपर, अपने पोस्टर पे डंडे लेकर जाएं? इस तरह तो कल को कोई हथियार लेकर भी आ सकता है, कोई सांसद कोई बड़ी वारदात को भी अंजाम दे सकता है। तो स्पीकर को देखना चाहिए था ये सब कैसे हुआ। लेकिन इन सब की तरफ नहीं देखा जाएगा। निशाने पर केवल राहुल गांधी, क्योंकि गांधी ही एकमात्र व्यक्ति है जो सदन में संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिद्धांतों की बात करते हैं, अडानी के बारे में बात करते हैं, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। जो बड़े मुद्दे लेकर राहुल गांधी, जिन बड़े मुद्दों को लेकर आज देश की जनता के सामने हैं, और इसी कारण अगर 21 करोड़, 21.25 करोड़ लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया तो ऐसे ही नहीं दिया। यह राहुल गांधी का करिश्मा है, राहुल गांधी की मेहनत है कि लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए कांग्रेस को, पूरे देश में वोट दिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस को वोट दिए। तो ये सब के कारण कांग्रेस से विचलित है सत्तारूढ़ पार्टी, खास करके राहुल गांधी से। और अब प्रियंका गांधी भी सदन में है तो उनकी बेचैनी और भी नजर आती।
जिस महिला सांसद ने शिकायत की उस महिला सांसद के मन में यह ख्याल नहीं आया कि राहुल गांधी की मां सोनिया गांधी भी राज्यसभा की सदस्य और उनकी बहन भी लोकसभा की सदस्य हैं। आरोप लगाने के पहले अगर उन्होंने सोचा होता तो, पर यह बहुत ही शर्मनाक है कि एक सांसद दूसरे सांसद के बारे में इतनी झूठी बातें करे और हमारे यहां पुलिस पे एफआईआर लिख ली जाए और डिफेम किया जाए नेता प्रतिपक्ष को। राजीव जी। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। क्या राहुल गांधी को फिर से सदन से बाहर करने की साजिश रची जा रही है? राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन या कहें तो कांग्रेस पार्टी लगातार प्रोटेस्ट कर रहा था। पहले अडानी के नाम पे प्रोटेस्ट और उसके बाद संविधान के नाम पर और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर जो कुछ हुआ उस पर प्रोटेस्ट। लेकिन सदन के संसद परिसर के अंदर लाठी डंडे में किसी भी ढंग के पोस्टर ले जाने का अधिकार प्राप्त नहीं है, यानी कि उसके लिए आप एलिजिबल नहीं है, या कहें तो सुरक्षा घेरे के अंदर, संसद के अंदर, परिसर के अंदर आप लाठी डंडा लेके नहीं जा सकते हैं जिस पर आप पोस्टर लगाए हों। इसीलिए आपने देखा होगा अभी तक पोस्टर्स या कुछ और ढंग से विरोध प्रदर्शन होता रहा है, लेकिन लाठी डंडों में किसी भी ढंग के बैनर पोस्टर नहीं दिखाई दिए थे। आज आखिर कैसे हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जो प्रताप सारंगी की बात आ रही है और उसके अलावा महिला सांसद जो बीजेपी की हैं, राज्यसभा सांसद, उन्होंने जो राहुल गांधी के खिलाफ अनुसूचित जाति जनजाति के यानी हरिजन एक्ट के तहत जो मुकदमा दायर करवाने की बात कही। राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज भी हुआ है, लेकिन दूसरे कई सारे एक्ट के तहत हुए हैं। वो सब कुछ अभी बताया था हमारे साथी राकेश पाठक जी ने। तो ये सब कुछ आखिर क्या किसी एक व्यूह रचना है राहुल गांधी को बाहर करने का? लेकिन उस समय हुआ क्या था एग्जैक्टली हम भी नहीं बता पाएंगे, मगर जो घटनाक्रम है आइए जरा देख लेते हैं, सुन लेते हैं। पहले उस विजुअल को ले आइए जहां बीजेपी के या उसके समर्थक जो सांसद हैं वो हाथ में लाठी डंडों में चिपके हुए बैनर पोस्टर के साथ दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जरा स्क्रीन पर वो विजुअल्स को ले आइए। उसके बाद यह भी देखा जाए कि आखिर वहां क्या हुआ था। बाइट भी सुनते हैं क्या कुछ हुआ था, फुल विजुअल के साथ, बाइट के साथ जरा सुनाइए, दिखाइए। तो सुन रहे थे यहां पे क्या राहुल गुंडागर्दी करते हो। यहां पे राहुल गांधी ने कहा ही हैड पुश्ड मी, और आगे बढ़ गए राहुल गांधी, और उनके पीछे एक महिला सांसद वो राहुल गांधी पर बोल रही हैं। ये सब कुछ आपने देख लिया। ये घटनाक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेकिन ये फुटेज और वहां चप्पे चप्पे पे कैमरे लगे हुए हैं। अगर चाहे तो लोकसभा अध्यक्ष, क्योंकि उनके अंतर्गत ही ये परिसर आता है, वो बहुत कुछ दे सकते हैं। बहुत दूध का दूध और पानी का पानी हो सकता है। लेकिन हमारे साथी जैसे बता रहे थे कि आखिर अभिषेक मनु सिंह भी जिस कुर्सी पर राज्यसभा में बैठते हैं, कुर्सी नंबर है 222 यानी 222, उस कुर्सी के नीचे 500 रुपए की गड्डी यानी 50,000 रुपए कहां से मिल गए, कैसे आ गए, ये अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। तो क्या इसका खुलासा होगा कि राहुल गांधी ने धक्का मारा, राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की? एक बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी, इस मसले पे आप क्या कहेंगे? समय बिल्कुल लपकता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और खत्म करने की ओर बढ़ते हैं। पहले अमलेंदु जी। राजीव जी, ये असल में मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी पे हमला करने की कोई योजना थी भारतीय जनता पार्टी की। चूंकि भाजपा के जो सांसद हैं वो हाथों में लाठियां लेकर पहुंचे हैं और उनमें पतले पतले से पोस्टर चिपके हुए हैं। और निशिकांत दुबे जिस तरीके से बोल रहे हैं राहुल गांधी का उसको जवाब देते तो सीधा सीधा राहुल गांधी पे हमला होता।
राहुल गांधी को बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है, चूंकि ये अब साफ मालूम पड़ता है कि अपराधी जो हैं उनके हाथ में सत्ता जा चुकी है और ये अपराधी जो है वो अपने मानसिकता को वहां दर्शा रहे हैं। जिस तरीके से आज ये सब घटना हुई है वो साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि ये पूर्व नियोजित कार्यक्रम था। और अमित शाह ने जो बोला है राज्य की संसद में, वो अमित शाह नरेंद्र मोदी की जगह बोलने के लिए पहुंचे थे। नरेंद्र मोदी को जो था वो चर्चा का जवाब देना था, वो अमित शाह ने दिया है। यानी कि वो जो लिखित भाषण दिया गया है वो नरेंद्र मोदी का भाषण है जिसको अमित शाह ने पढ़ा है। इसका मतलब जो अमित शाह ने कहा है वो नरेंद्र मोदी ने ही कहा है और इसीलिए नरेंद्र मोदी जो है अमित शाह के बचाव में इस तरह से खुलकर सामने आए हैं। ये बात बहुत ज्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। इस बात को भी रेखांकित किया जाना चाहिए कि अमित शाह ने जो कहा है वो शब्द नरेंद्र मोदी के हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी का भाषण अमित शाह ने सदन में पढ़ाया। जी जी बिल्कुल बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे थे। और दूसरी बात, एक बात के लिए खेद भी जताना चाहूंगा, क्योंकि जो एक्ट है वो हरिजन एक्ट नहीं है बल्कि SC ST एक्ट है। और प्रमोद तिवारी ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको मैं सीधा सीधा बोलने के क्रम में बोल गया था, लेकिन मैं जानता हूं कि ये जो एक्ट है जिसके तहत मुकदमे की बात हो रही है, बहुत अच्छी तरह से मैं भी थोड़ा पढ़ा लिखा हूं और चीजों को अच्छी तरह से जानता हूं, तो वो SC ST एक्ट है और उसके तहत मुकदमा दर्ज कराने की बात कही गई थी राहुल गांधी के खिलाफ। यानी राहुल गांधी जो हैं उनको किसी तरह घेरा जाए, ये यहां मूल रूप से अगर देखा जाए तो वो है। जल्दी से अब जल्दी जरा बिल्कुल रैपिड फायर की तरह इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलते हैं। शकील अख्तर जी, क्या आपको लगता है कि यहां से राहुल गांधी को और फंसाने की कोशिश होगी? राहुल को गिरफ्तार भी कर सकते हैं, राहुल की संसद सदस्यता वापस छीन सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके निशाने पर राहुल ही है। दूसरी तरफ कांग्रेस को यह बात ध्यान में रखना होगी कि उसके जो केंद्रीय मुद्दा है वो डॉक्टर अंबेडकर ही बने रहे, उसको डाइल्यूट न करे, वो किसी और मुद्दे की तरफ फिलहाल वो कहीं पे भी न जाए, क्योंकि जब तक ये डॉक्टर अंबेडकर का मुद्दा रहेगा उनको व्यापक जन समर्थन मिलता रहेगा। विपक्ष के नेता भी उनके सारे के सारे साथ रहेंगे। जो थोड़ा इधर उधर हो गए थे अडानी के मुद्दे पर, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। और दूसरी एक खास बात कि कांग्रेस को इस मामले में अपने विपक्षी दलों के साथ बैठक करना चाहिए। सब लोग अलग अलग काम कर रहे हैं और बैठक करके इसी एक मुद्दे को लेके उन्हें स्पष्ट रूप से एक आंदोलन की रूपरेखा बनाना चाहिए। जी बिल्कुल बहुत सही आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को अब एक बैठक करके और साथ में विपक्षी दलों को एकजुट होकर आगे बढ़ना चाहिए इस मसले पे। डॉक्टर राकेश पाठक जी, SC एक्ट की बात चल रही है तो एक ताजा अपडेट ये भी है कि बीजेपी के एक सांसद है कोन्नान कैडम्योक, उन्होंने पार्लियामेंट थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि राहुल गांधी ने उनके साथ बदतमीजी की। यानी अभी उसमें केस रजिस्टर नहीं हुआ है, लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ SC ST एक्ट में भी मुकदमा दर्ज होने के आसार हैं। कुल मिलाकर मैंने जो शुरू में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और सत्ता में बैठे लोग राहुल गांधी से सबसे ज्यादा खतरा महसूस करते हैं। नरेंद्र मोदी नाम के ब्रांड को अगर कोई चुनौती दे सकता है और कोई चुनौती दे रहा है तो वो राहुल गांधी है। इसलिए भारत की राजनीति से, देश की राजनीति से राहुल गांधी को किसी भी तरह किनारे लगाने की कोशिशें हो रही हैं। ये कोशिशें और तेज होंगी। आज हमने संसद परिसर में सिर्फ एक ट्रेलर देखा है। शकील जी जो कह रहे हैं कि आगे कुछ और भी हो सकता है, तो राहुल गांधी को सचमुच में बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। पूरी पार्टी को सतर्क रहने की जरूरत है। कोई छोटी सी गलती उन्हें बहुत बड़े संकट में डाल सकती है। सत्ता इसी तैयारी में बैठी हुई। जी राजीव, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी को सतर्क रहने की जरूरत है, जैसा शकील जी भी बता रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी को अब और भी मजबूती के लिए अपने घटक दलों को, इंडिया गठबंधन के दलों को एक साथ लेकर आगे बढ़ना होगा। जरा जल्दी से प्रोफेसर रविकांत जी, एक छोटा कमेंट आपका भी इसी मसले पे, आगे क्या कुछ दिखाई देता है? डॉक्टर अंबेडकर ने एक बात और कही थी, खास करके दलितों के संदर्भ में, कि ये जो पूरा मनुवादी तबका है, जो हिंदुत्ववादी तबका है आज का, वो अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर साबित होगा अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो। और मैं पिछले साल भर से कम आपके यहां ये बात कह रहा हूं
कि राहुल गांधी आज दलित प्रताड़ना का ही शिकार है। एक तरह से जिस तरह से उनका अपमान होता है, गालियां दी जाती हैं, अभद्रता होती है उनके खिलाफ, उनको पप्पू कहा जाता है, ये दलितों ने सदियों झेला है और वही राहुल गांधी के साथ हो रहा है। आज कानून का इस्तेमाल राहुल गांधी के खिलाफ हो रहा है। तो राहुल गांधी को वही एहसास दिलाए रखना ये बीजेपी कर रही है और यही वजह है कि राहुल गांधी आज अंबेडकर की तरह अडिग होकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। वो जो महाड़ का सत्याग्रह था, वो जो अपमान के खिलाफ जो पूरा आंदोलन, गांधी वही उसी तरह का आंदोलन कर रहे हैं और अमित शाह ये चाहते हैं कि कोई भी प्रतिरोध खत्म हो जाए पार्लियामेंट से। इसलिए राहुल गांधी को, और राहुल गांधी वो हैं जो इस ज्वाला को बुझने नहीं दे रहे, तो उनको किसी तरीके से कमजोर किया जाए, पार्लियामेंट से बाहर किया जाए और पूरे पार्लियामेंट को हाईजैक कर लिया जाए, एक तानाशाही में तब्दील कर दिया जाए इस देश को। ये पूरी साजिश चल रही है। राजीव जी जी प्रशांत जी, क्या ये डू और डाई वाली स्थिति हो गई है बीजेपी के लिए कि अब राहुल गांधी को नहीं रोके अगर तो आगे परिस्थितियां और खराब हो सकती हैं, मोदी सरकार का 5 साल चलना हो सकता है कि मुश्किल हो जाए, ये स्थिति है? देखिए राजीव जी, मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी ने क्या किया है, डैमेज कंट्रोल के चक्कर में डैमेज किया है कि 2 किरदार सामने हैं। डॉक्टर अंबेडकर की अवमानना का मुद्दा है, अमित शाह अपने बयान के साथ राज्यसभा में रिकॉर्डिंग के साथ हैं, और दूसरा बीजेपी ने केंद्रीय व्यक्ति जिसको बना दिया प्रतिरोध का, वो राहुल गांधी है। तो अब इसमें जो भी राजनीति होगी वो इन्हीं 2 किरदार के बीच में होने वाली है, पहली बात। दूसरी बात की देखिए, जरा अमित शाह के उस राज्यसभा के पूरे मुद्दे का आप पृष्ठभूमि देखिए। संविधान पे चर्चा है और संविधान की पे चर्चा पे वो जवाब दे रहे हैं, संविधान की 75वीं वर्षगांठ पे, और उस पे मल्लिकार्जुन खड़गे को निशाने पे रखते हुए डॉक्टर अंबेडकर की अवमानना की बात की है। ये बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये किसने किसको धक्का दिया, किसने क्या किया, वो सीसीटीवी कैमरा बता देगा, पुलिस तफ्तीश करेगी, पुलिस तफ्तीश नहीं कर पाएगी तो कोर्ट में मामला जाएगा। ये सब चीजें छोटी हैं। बड़ा मामला ये है कि डॉक्टर अंबेडकर की जो संसद में अवमानना हुई है वो केंद्रीय मुद्दा है, वो बड़ा मुद्दा है, और उससे जुड़े हुए जो मुद्दे हैं क्यों प्रवोक हो गए। एक मैंने कहा कि जो लोकसभा के इलेक्शन में विमर्श हुआ, दूसरा जातिवाद जनगणना 50% की लिमिट को बढ़ाना, सामाजिक न्याय के मुद्दे का आकार बढ़ रहा है विमर्श में, इससे खींच में ये बातें आई हैं सामने। बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, इसके खींच में ये बातें सामने आई हैं। जरा एक छोटा कमेंट डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कैसे देखते हैं आप, क्या यहां से अब कांग्रेस या कहें इंडिया गठबंधन और बीजेपी के बीच आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है? बेशक राजीव जी, इसी बात को मैं दुष्यंत कुमार के 2 शेर में कहना चाहूंगा राकेश जी के ध्यान में दिलाते हुए कि दुष्यंत कुमार ने कहा कि सूरते जिस्म हालाते जहां और भी खराब, चारों ओर खराब, यहां और भी खराब। और अभी जो बात प्रशांत जी कह रहे थे, इमेज की बात, बीजेपी के डैमेज कंट्रोल की बात, मूर्त संवारने में बिगड़ती चली गई। कई बार होता कि मूर्त को सुधारने जाता आर्टिस्ट और बिगड़ जाती है। अब हो गया है ये जहां और भी खराब, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गुमा और भी खराब। दुष्यंत कुमार जी के शेर थे, इतना ही। वाह जी जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और भी खराब, क्या क्या खराब हो चुका है, क्या क्या खराब होने वाला है, उससे बचने की जरूरत है, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आप तमाम साथियों का, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, इधर हमारे साथी राकेश पाठक जी, डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, प्रोफेसर रविकांत जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम में जुड़े आप लोग, अपनी बात, अपने विचारों को आपने पहुंचाया, आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं,
आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। असलम चिश्ती जी हैं, कह रहे हैं कि वही मसनद पे काबिज हो गए हैं जिन्हें जेलों में होना चाहिए था। बहुत खूब आपने लिखा है। ज्योति जी हैं हमारे साथ, श्री किरण जे साहब हैं, और निशीत पटेल साहब हैं, मोहम्मद आफ्ताब आलम अंसारी साहब हैं, नीलू महेंद्रा जी हमारे साथ हैं, और जगजीवन पुरके साहब हैं। तमाम साथी आप सब हमारे साथ बने रहे। इस बहुत ही गंभीर चर्चा में आप लोगों ने हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। ऐसे ही कुछ खास सब्जेक्ट के साथ, कुछ खास मसलों के साथ कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होऊंगा न्यूज पॉइंट में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और शाम को 7 बजे जुड़ना मत भूलिए, और अपने कमेंट लिखना मत भूलिए। कमेंट आप लोगों के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और साथ साथ आप जुड़ते हैं, अपने विचार रखते हैं, तो इससे देश दुनिया को भी बहुत सारी बातें समझ में आती हैं, मिलती हैं खबरें। तो जुड़िए, देखिए और बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।